ओके ओके नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी IQ और आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से विदित है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि यहां पर जो हम सीरीज वार चला रहे हैं उस सीरीज वार का नाम है आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति, जिसके पार्ट 1 यानी कि एंशियंट टाइम के जितने भी आर्ट एंड कल्चर के थे, वास्तुकलाएं थी, मूर्ति कला थी, मृदभांड थे, वो सारी की सारी चीजें हमने एंशियंट वाले पार्ट में कंप्लीट किया। उसको आप जाकर देखिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने उसका पार्ट 2 शुरू किया, यानी कि मध्यकाल की बात, मिडाइवल की हमने बात शुरू की, जिसमें हमने वास्तुकला को बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि एंशियंट काल में मूर्ति कला और वहां पर जो मृदभांड थे वो एंशियंट काल तक ही रहे, और जब मध्यकाल पहुंचते हैं तो वास्तुकला ही आगे विकसित होती है, बाकी चीजें रुक जाती हैं। तो वास्तुकला वहां पर देखें तो ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल जो था स्वर्णिम युग माना गया वास्तुकला का, क्योंकि उसमें बहुत नायाब चीजें बनाई गई, चाहे उसमें ताजमहल हो, आपका फतेहपुर सीकरी हो, आगरा का किला हो, है ना, या फिर आपका बीबी का मकबरा हो, या फिर आपका लाल किला हो, या आपका कुतुब मीनार हो, बहुत सारी चीजें ऐसे नायाब वहां पर देखने को मिलती है मध्यकाल में। उसको भी एक 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट किया गया, उसे भी आप वॉच करिएगा। और इसके बाद हम आज की क्लास में आप पहुंचे हमारे आधुनिक वास्तुकला में कि किस प्रकार से एंशियंट काल से मिडाइवल काल में वास्तुकला चेंज हुई। अब हम पढ़ेंगे कि मिडाइवल काल से जब हम मॉडर्न में पहुंचते हैं, यानी कि जब अंग्रेजी प्रभाव आता है, जब अंग्रेजों का शासन आता है, जिसमें पुर्तगाल हो गए, आपके फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, डेनिश हो गए, अंग्रेज हो गए, ये सब जब आते हैं तो अपने साथ क्या कोई नई वास्तुकला लेकर आते हैं, या फिर सिर्फ शासन के लिए आए थे, या फिर सिर्फ व्यापार के उद्देश्य के लिए आए थे, मसालों का व्यापार करने के लिए, कपड़ों का व्यापार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने आए थे, या फिर कुछ नायाब चीजें लेकर आए थे। अगर ये वीडियो बनाई गई है तो 100% वो कुछ ना कुछ नायाब चीजें अपने साथ लेकर आए होंगे, चाहे फिर वो फ्रांसीसी हो, या फिर आपके पुर्तगाली हो, या फिर इवन अंग्रेज क्यों ना हो, अपने साथ एक नई नई शैलियां लेकर आए और पुरानी शैलियों को मिलाकर एक नई शैली को जन्म दिया। उन्होंने अपनी खुद की शैली कुछ ऐड की, कुछ प्राचीन काल की शैलियों को उठाया, कुछ मध्यकाल की शैलियों को उठाया और एक नया शैली यहां पर निर्माण किया। तो चलिए आज की वीडियो को हम क्लियर करेंगे, आज की वीडियो को हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि सेशन को फटाफट बिना समय गवाए लाइक कर दीजिए, वीडियो को बहुत अंत तक देखिए, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और यदि आप इस क्लास की PDF चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है आपका हिंदी बाय दुर्गेश। और इसके साथ ही साथ आप ज्वाइन करिएगा स्टडी IQ का PSC वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिंक और इसके PDF आपको ऑन टाइम यहां पर मिल जाएगी। इस क्लास की नहीं, सभी क्लास की मिल जाएंगे आपको, जितनी भी हमारे YouTube में क्लासेस चल रही हैं। और आज का जो टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आज के टॉपिक को। क्या लिखा है? पुर्तगाली और फ्रांसीसी प्रभाव। क्या मतलब? आज की क्लास में हम सिर्फ पुर्तगाली प्रभाव पढ़ेंगे और फ्रांसीसी प्रभाव पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अंग्रेजी प्रभाव अगली क्लास में कवर की जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, यदि आप हमारे साथ फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, मतलब YouTube से निकलकर आप हमारे साथ रूबरू जुड़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन में, आपको ऐसा लगता है कि सर आपसे पढ़ना चाहिए, या आपके जैसे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी स्टडी IQ में उनके साथ पढ़ना चाहिए, तो स्टडी IQ अभी आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑफर लेकर आया है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें फाउंडेशन निश्चय बैच जो 11 है उसे लॉन्च कर दिया गया है। और इसकी जो वैलिडिटी, सबसे पहले मैं आपके साथ वैलिडिटी शेयर करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वैलिडिटी। तो इसकी जो वैलिडिटी बताई गई है, ये 24 मंथ्स की वैलिडिटी बताई गई, 24 मंथ के लिए बताई गई है, जिसमें आपको प्री पढ़ाया जाएगा, आपको मेंस पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको दी जाएगी, किस प्रकार से इंटरव्यू क्रैक किया जाए। और 24 मंथ्स में आप n नंबर ऑफ टाइम प्रीलिम्स पढ़ सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम हमारे मेंस के वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको लाइव के पास रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये सब कुछ मात्र 9,999 रुपए मिल रहा है अभी सिर्फ प्राइस राशि के लिए। एक्चुअल प्राइस राशि इसकी 30 से 32,000 रुपए है, तो ये अभी ऑफर में मिल रहा है। तो गो टू वेबसाइट एंड परचेज दैट कोर्स, एंड आप DK Live कूपन कोड लगा दीजिएगा तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा। क्योंकि इसकी वैलिडिटी 15 अप्रैल बताई गई है,
तो ये बहुत कम समय है, फटाफट आपको परचेस कर लेना चाहिए कोर्स और हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं वहां पर आपको हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी के साथ मैं आपको लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एथिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर सारे वीडियो सब्जेक्ट मेरे द्वारा कवर कराए जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी परचेस करेंगे और हम मिलेंगे अपने पेड क्लास में। बहुत बढ़िया, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं आधुनिक वास्तु कला के बारे में। अब देखिए आधुनिक वास्तुकला की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर जो लाइन लिखा है भाई, सीधी सी बात है, जब मध्यकाल कंप्लीट होता है तो फिर आधुनिक काल आता है। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो मुगलों का जो समय था वो धीरे धीरे किसमें जाएगा, डिक्लाइन पे जाएगा, पतन होगा। तो यही चीज यहाँ पे पहले लिखा है कि यूरोपीय औपनिवेशिकों के आगमन के साथ ही मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन आरंभ हो गया था। साथ ही साथ इसके फलस्वरूप जो पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, डैनिश थे और अंग्रेज के बीच क्या हो गया, सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हो, जिसकी जो परिणति है वो कब तक देखने को मिला, 1947 तक अंग्रेजी शासन के रूप में देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भारत आने वाले जो यूरोपीय थे वो थे आपके पुर्तगाली, और सबसे अंत में भी पुर्तगाली गए थे, शायद 1969 के आसपास गए थे। अगर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो भाई सबसे पहला प्रभाव भी उन्होंने ही छोड़ा होगा, उनकी वास्तुकला भी पहली बार वहीं देखने को मिली होगी। और पुर्तगाली के बाद दूसरे कौन आए थे, आपके फ्रांसीसी। तो दूसरा स्टेप इनका देखने को मिलता है, आपको फ्रांसीसी का देखने को मिलता है। तो ये दोनों प्रभाव आज की क्लास में पढ़ने वाले। आगे क्या लिखा है कि हालांकि यूरोपीय जो थे अपने साथ स्थापत्य शैली का क्या लेकर आए थे, खजाना लेकर आए थे, जिसे उनके द्वारा करवाए गए अनेक निर्माण कार्यों में देखा जा सकता है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये अपने साथ कुछ ना कुछ नया लेकर आए थे, कुछ ना कुछ शैली तो लेकर आए थे। देखते हैं हम पुर्तगाली कौन सी शैली अपने साथ लेकर आए थे अपने स्थापत्य कला के लिए। तो आइए यहां पर देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है पुर्तगाली प्रभाव। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पुर्तगाली प्रभाव क्या था इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या चीजें नहीं हुई। सबसे पहले क्या लिखा कि पुर्तगाली जो थे अपने साथ वास्तुकला की कौन सी शैली लेकर आए थे, आपके आइबेरियन शैली लेकर आए थे। कौन सी शैली थी ये, इस शैली का नाम था आइबेरियन शैली। अब ये आइबेरियन शैली क्या थी, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आइबेरियन शैली थी क्या। अपने साथ आइबेरियन शैली लाए थे और आरंभ में उन्होंने व्यापारिक ठिकानों और गोदामों का निर्माण किया। देखिए आते ही उन्होंने किले नहीं बनवाए, आते ही उन्होंने मस्जिद या फिर कुछ बड़े बड़े चीजें नहीं बनाई। पहले तो भाई व्यापार के उद्देश्य से आए थे, तो व्यापार उद्देश्य के लिए भाई उनको सामान रखने के लिए जगह तो चाहिए। तो उन्होंने पहले क्या किया, व्यापारिक ठिकाने खोजे और गोदामों का निर्माण कराया। लेकिन वो यहां तक सीमित नहीं थे। क्यों, क्योंकि इन्हीं ठिकानों और इन्हीं गोदामों को धीरे धीरे उन्होंने किसमें बदलना शुरू कर दिया, दुर्ग में बदलना शुरू कर दिया, बड़े बड़े किले बनाने शुरू कर दिए। देखिए यहीं पे क्या लिखा है कि जो आगे चलकर समुद्र तटों के साथ साथ दुर्गीकृत का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्ग की आकृति बनाना शुरू कर दिए, नगरों में रूपांतरित हो गए। और उन्होंने आइबेरियन शैली में आंगन ग्रहों और आपके बैरोक चर्चा की अवधारणाएं प्रचलित की गई। तो अब नई चीज यहां पर क्या मिलता है, बैरोक चर्चा और क्या मिलता है, आंगन ग्रहों। तो आंगन ग्रहों तो आप देख सकते हैं जो आंगन बनाए जाते थे, मतलब किले के चारों तरफ घर होते थे, मतलब किले के चारों तरफ घर होते थे, बीच में आंगन बड़ा सा हुआ करता था, मूवीज में कभी देखना। और बरोक शैली क्या थी, बैरोक शैली आगे पढ़ेंगे हम। बात आता है आइबेरियन शैली क्या थी। तो आइबेरियन शैली को आप यहां पर देख सकते हैं, ये इमेज मैंने लगाई है। ये जिस प्रकार के आप इस भवन का निर्माण देखेंगे, जिस प्रकार से भवन बनाया गया है, ये आइबेरियन शैली पे बनाया गया है। चूंकि इस आइबेरियन शैली में देखिएगा, मतलब आधुनिक काल में हमने क्या एक नई चीज देखी कि छतों की जो संरचना थी, जो शिखर की संरचना थी, बिल्कुल अलग की गई। कैसे, यहां पर हमने देखा कि जो हमारा एंशिएंट टाइम था उसमें छत फ्लैट बनाए जाते थे, ये ऐसे नोकीले बनाए जाते थे, चौमुख आकार के, षडमुख आकार के, सप्तमुख आकार के। फिर धीरे धीरे मध्यकाल पहुंचते हैं तो उनकी छत हमारे कैसे होते, गुंबद हो गए थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुंबद भी बनाए, फ्लैट छत भी रखा, और एक नया संरचना जो यहाँ पर देखा, ये जो आज आप देखते हैं ये चीज, ये जो इनकी ये छतों का जो संरचना आप देखते हैं, ये चीज, ये जो छतों की आप संरचना देखते हैं, ये चीज इनकी एक नायाब चीजें थी। और साथ ही साथ इनके नीचे के जो बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे, जो पिलर के सहारे से पूरे बड़े बड़े दरवाजे खोले गए थे, ये सभी पुर्तगाली के द्वारा बनाए गए थे। आप मुंबई में भी बहुत सारे इमारत देख सकते हैं, गोवा में भी बहुत सारे आज चर्च जितने मिलते हैं, सभी कुछ यहाँ पर आपके किसके शैली में बनाए गए हैं, आपके पुर्तगाली प्रभाव में बनाए गए हैं। जिसका सीधा एग्जाम्पल यहां से आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, बरोक शैली का जो विकास है यूरोप में, देखिए बरोक शैली का जो विकास है यूरोप में चर्च की शक्ति को व्यक्त करने के लिए 16वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में बनाए, इसका विकास हुआ था। किसका,
बरोक शैली का। बरोक शैली क्या थी? बरोक शैली का मतलब था जो मैंने आपको दिखाया ना, ये चीज, ये आइबेरियन शैली को बरोक शैली कहा जाता है। ये चीज आइबेरियन शैली को बरोक शैली के रूप में कहा जाता है। इस समय क्या कहते थे कि इन्होंने सबसे ज्यादा चर्च बनाने के लिए इस शैली का अपनाया था पूरे यूरोप में, और वो शैली धीरे धीरे यूरोप से बाहर निकली और पूरे विश्व में फैली। तो आज भी जितने भी आप चर्च देखते हैं, उस चर्च का जो स्ट्रक्चर होता है, वो सारे स्ट्रक्चर आपके बरोक शैली में बनाए गए हैं। सारे के सारे जो स्ट्रक्चर आप देखने को मिलते हो सब बरोक शैली में आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी चर्च वाले घर। ठीक है, तो आप क्या लिखा इसे अलंकृत। अब भाई जो चर्च बनाए गए, तो चर्च को अलंकृत करने का भी काम किया जाएगा, कुछ नई नई चीजें की जाएगी। तो अलंकृत करने के लिए क्या करते थे इन्होंने? सुविस्तार किया और नाटकीय प्रभाव बनाने के लिए क्या किया? नाटकीय प्रभाव मतलब ये चित्र बनाते थे। जैसे हमारे प्राचीन काल में देखेंगे तो हम कुछ कथात्मक चीजें बना देते थे कि रामायण की कुछ कहानी दीवालों में उकेर दिया हमने। फिर आप जब मध्यकाल पहुंचे तो उन्होंने दीवालों में डिजाइनिंग बना दिया, अलग अलग फूल पत्तियों बना दिए, या नक्काशीदार दीवालें बना दी जिनको सूर्य प्रकाश अंदर आए उनके लिए जालीदार दीवालें बना दी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाटकीय प्रभाव बनाना शुरू किया। मतलब कह सकते हैं कि जीसस की कहानी लिख दी होंगे, जैसी कहानी के बारे में बता दिए होंगे। तो ये सारी उन्होंने क्या किया? कलरफुल बनाना शुरू किया। किसके लिए? अलंकृत करने के लिए, अभिव्यक्त किया गया था। अच्छा, उल्लेखनीय है कि इसमें विपरीत रंगों का प्रयोग किया गया। विपरीत रंगों का प्रयोग किया गया का मतलब ये होता है कि जो हम प्रयोग नहीं करते थे वो रंगों का इन्होंने प्रयोग किया। यानी कि जो भड़कीले रंग थे, वो भड़कीले रंग हम प्रयोग करते थे, लाल हो गया, पीला, हरा, नीला, ऐसे रंगों का, ये ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करते थे। ये विपरीत रंगों का प्रयोग करते थे जो डार्क होते थे। आप कलर देख लीजिए कितने डार्क रूप से यहाँ पर रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज इनकी विशेषताएं थी। किनकी? ये आपके बरोक शैली की विशेषता देखने को आता है, जिनमें चर्च का निर्माण किया गया था। आज भी आप देखिएगा कि आज भी चर्च व्हाइट, ब्लैक या कुछ डिसेंट से कलर में बनाए जाते हैं, भड़कीले कलर नहीं बनाए जाते हैं। तो वो चीज यहां पर निकल के आ जाता है। अब आता है कि पुर्तगाली प्रभाव के समय कुछ उल्लेखनीय निर्माण किए गए थे। मतलब पुर्तगाल के समय कुछ नई नई चीजें बनाई गई थी। अब वो नई नई चीजें क्या बनाई गई थी उनके बारे में देखते हैं। जैसे 3 चीजें यहां पर समझेंगे। पहले क्या थी? गोवा के सेंट कैथेड्रल का निर्माण किया गया था। ये सेंट है ना, से नहीं है, ये सेंट लिखा हुआ एक्चुअली। सेंट कैथेड्रल का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? आपका 1619 ईस्वी में किया गया था, जो पुर्तगाली गोथिक शैली में बनाया गया था। गोथिक शैली क्या होता है? ये गोथिक शैली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। इस लेक्चर में गोथिक शैली नहीं पढ़ाई जाएगी। गोथिक शैली अंग्रेजी प्रभाव में काफी प्रभाव में था, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। गोथिक शैली में बनाया गया था। इसमें एक विशाल घंटा है जिसे स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल कहा जाता था। कैथेड्रल जो है, सेंट कैथेड्रल है, उसमें एक क्या बनाया गया था? एक विशाल घंटा बनाया गया था जिसको स्वर्णिम घंटा कहा जाता था। मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट। दूसरा, ये तो फर्स्ट। दूसरा क्या निर्माण किया गया आपके पुर्तगाली प्रभाव में ही? सेकंड क्या देखने को मिलता है? सेकंड मिलता है आपका बोम जीसस का, आपका बसीलिका, बोम जीसस का बसीलिका यहां पर देखने को आपको मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते थे? बोम जीसस का बसीलिका, जिसको पवित्र यीशु भी कहा गया। ये गोवा में क्या कहते हैं? यह बैरोक शैली में निर्मित विश्व विरासत धरोहर है, जिसे 1604 ईस्वी में पूरा किया गया था। इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का सम्मानित शरीर रखा गया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर का सम्मानित शरीर रखा गया। कौन है सेंट फ्रांसिस जेवियर? उनकी भी इमेज में आपको दिखाऊंगा आगे चल के। और थर्ड यहां पर निकल के आता है कि मुंबई में जो आपका कास्टेला डे अगुआता बनाया गया है, वो भी फ्रांसीसी प्रभाव में देखने को मिल जाता है। दोस्तों चलिए इमेज देखते हैं अपन। अब देखिए, हम बात करें सबसे पहले, ये जो आप देख रहे हैं इस इमेज को, ये है आपका सेंट कैथेड्रल है। ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज, ये जो इमेज है, ये है आपका सेंट कैथेड्रल जो गोवा में है। ठीक है, ये इमेज की हम बात कर रहे थे, इस वाले की। ये 1619 में होता है। इसमें एक स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन बेल लगाया गया। आप कई मूवीज में देखे होंगे, या इस कॉर्नर पे यहाँ पर एक बेल रखा, एक बेल टांगा गया, बहुत बड़ा सा बेल है, जिसकी इमेज आप ये देख सकते हैं। ये इस प्रकार का बेल दिख रहा है। ये जो है आपका, ये है गोल्डन बेल, ये है आपका गोल्डन बेल है आपका। ये चीज, ये यहाँ पर टांगा गया, यहाँ पर। ये आप कई मूवीज में देखे होंगे, बजाया जाता है घंटे, बड़े बड़े से, है ना, बहुत बड़े बड़े घंटे होते हैं। तो ये
स्वर्णिम बेल लगाया गया था सबसे पहले, यहां पर निकल के आता है। और सेकंड आता है आपका बोम जीसस का, आपका बसिलिका, जिसको पवित्र यीशु कहा जाता है, ये है आपका बोमडिल, ये है बसिलिका, ये है आपका बसिलिका, ये है आपका बसिलिका। ये चीज, ये जो आप इमेज देख रहे हैं बड़ा सा, ये बसिलिका है, ये जिसके बारे हम बात करिए, पवित्र यीशु गोवा में जो है। और इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का सामान्य शरीर रखा गया है। ये है सेंट फ्रांसिस, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है सेंट फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनका सम्मानित शरीर कहां पे रखा गया है? आपके बसिलिका गोवा में रखा गया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इनका क्या रखा गया, शरीर यहां पे रखा गया। और थर्ड क्या लिख रहा है, मुंबई में आपका कास्टेला डे अगुआदा, तो ये है कास्टेला दे अगुआदा, जिसको आप देख रहे हैं, ये है कास्टेला दे अगुआदा, कास्टेला दे अगुआदा, ये जो मुंबई में है। तो ये तीन चीजें तो आपको साफ साफ मैंने आपको इमेज के साथ दिखा दी है, किसको क्या कहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्णिम घंटा या गोल्डन बेल के नाम से कभी क्वेश्चन आ जाए तो गोवा में है, और किस टेम्पल पे है तो याद रखना सेंट कैथेड्रल में है। और स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन बेल का निर्माण कब किया गया था? 1619 ईस्वी में किया गया था, गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। प्री में क्वेश्चन आए, मेंस में क्वेश्चन आए, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है सब चीजें? अच्छा, इसके बाद देखिए छोटा सा फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वही चीज जो बाद में जुड़े इस वीडियो में, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि यहां पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लॉन्च किया गया, जिसकी वैलिडिटी 15 अप्रैल तक है। और यह जो कोर्स है फाउंडेशन निश्चय बैच 11 के नाम से लॉन्च किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारी चीजें एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में, एक ही पूरे पैकेज में मिलने वाला, जिसकी प्राइस राशि मात्र 9,999 रखी गई है, जिसकी वैलिडिटी जो है, जिसकी वैलिडिटी पूरे के पूरे 24 मंथ्स रहेगी, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फटाफट आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और डीके लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफर क्या हो जाएगा, यहां पर मिल जाएगा। तो फटाफट इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल जल्द से जल्द आने वाली है। इस बैच की स्टार्टिंग कब जाएगी? 16 अप्रैल से जाएगा, सुबह 8 बजे का ये बैच रहेगा। ठीक है, वहां पर मैं भी आपको मिलूंगा पेड क्लास में। चलिए वापस आते हैं हम, और अगला पढ़ते हैं फ्रांसीसी प्रभाव क्या है। क्या है फ्रांसीसी प्रभाव? तो फ्रांसीसी प्रभाव के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रांसीसी प्रभाव के पहले कुछ और चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे 3 चीजें तो आपने यहां पर ये देख लिया, इसके आगे भी कुछ समझते हैं। चलिए देखिए, 3 ये पढ़ लिए, 3 के बाद कुछ और भी है जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। अगर इसको ध्यान से देखिए तो इसका भी निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया गया था। जैसे ये पहला इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है। अगर इसका नाम ध्यान से देखिए तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है आपका संत पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च के नाम से ये फेमस हुआ था। ये कहां पर है? एक्चुअली ये जो है ये द्वीप में है। कहां पर है? द्वीप में है। आप मुझे ये बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहां पर है, द्वीप भारत के किस हिस्से में पाता है द्वीप। ठीक है, हाँ चलिए, इसका निर्माण कराया गया था। अच्छा, ये इसका सेंट पॉल का निर्माण कब कराया गया? तो 1610 ईस्वी में कराया गया था। 1610 ईस्वी में कराया गया था। और इसकी शैली कौन सी थी? तो इसकी शैली भी आपका बैरोक शैली थी, या बरोक शैली भी कह सकते हैं। इस किले का निर्माण बैरोक शैली में ही कराया गया था। अच्छा, इसके बाद इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये वाली इमेज को ध्यान से देखिए। ये एक आपको किला दिख रहा होगा। इस किले का नाम जो है ये है आपका द्वीप का किला। इसका नाम क्या है? द्वीप का किला नाम है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है द्वीप का किला। कई बार मूवीज में भी आपने देखा होगा, इसकी शूटिंग आपको कई मूवीज से कई शूटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, द्वीप का किला। इसका निर्माण कब कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था मेरे प्यारे साथियों 1535 ईस्वी में कराया गया था। कब? 1535 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया गया था। द्वीप के किले का निर्माण किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा कराया गया
था। अगर आगे की बात करें तो इस किले में एक प्रकाश स्तंभ है और दीवारों पर तोपें रखी हैं। एक प्रकाश स्तंभ है और दीवारों पर तोपें रखी है। इस किले के परिसर में 3 चर्च मिलते हैं, जिसका नाम है, एक सेंट थॉमस चर्च मिलता है, सेंट पॉल चर्च मिलता है और एक आपका असीसी सेंट फ्रांसिस का चर्च मिलता है। तो ये जो सेंट पॉल है ये एक्चुअली इसी के किले के पास ही पाया जाता है। इसके अंदर 3 चर्च बताए गए हैं। ये एक लाइट दिख रहा है आपको, लाइट है, लाइट के बाद यहाँ पे तोपें आपको रखी हुई मिलेंगी। या छोटा सा तोप यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे को दिख रहा होगा, आपको नहीं दिखेगा। ये छोटी सी तोप यहाँ पे रखी है। तो आप द्वीप का किला सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये भी पुर्तगालियों की ही देन थी। और पुर्तगालियों में बात करेंगे तो एक ये भी उनके द्वारा ही निर्मित कराया गया था। एक ये भी देखिए, ये भी चर्च इनके द्वारा निर्मित कराया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। इस चर्च का नाम क्या था? इस चर्च का नाम था आपका सेंट एन्ने चर्च। क्या नाम था? सेंट एन्ने चर्च। जो कहां पर है? जो कहां पर है? ये है आपका तलाउलीम में है। तलाउलीम गोवा में है। तलाउलीम गोवा में इस चर्च बना हुआ। ये भी पुर्तगालियों की देन देखने को मिलता है। इसका निर्माण जो है, इस चर्च का निर्माण मेरे प्यारे साथियों 1695 में करवाया गया था। 1695 ईस्वी में कराया गया था। और इस चर्च को, ये जो चर्च है ये भी बैरोक शैली में देखने को मिलता है। बैरोक शैली में देखने को मिलता है। क्लियर है सभी? बढ़िया। तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर निकल के आ जाती है। किसमें? सारी चीजें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी शैली, अगेन दूसरा जो प्रभाव है ये है फ्रांसीसी प्रभाव। मैंने आपको पुर्तगाली प्रभाव पढ़ा दिया कि पुर्तगालियों ने क्या क्या उनकी देन थी वास्तुकला की। और इसी प्रकार से देखते हैं फ्रांसीसियों ने क्या क्या चीजें हमारे साथ शेयर किया, हमें क्या क्या चीजें प्रदान की, हमें क्या क्या चीजें दिया, कुछ नई चीजें दिया क्या, या कुछ वही पुरानी की पुरानी चीजें ही रह गई, उसको कुछ रेनोवेट कराया। देखते हैं क्या क्या चीजें इन्होंने हमको आपके साथ हमारे साथ शेयर किया। हाँ जी, देखिए तो सबसे पहले आता है कि जो फ्रांसीसी थे अपने साथ शहरी योजना की अवधारणा लेकर भारत आए थे। ये ज्यादा किले विले पे विश्वास नहीं करते थे। ये किस पे काम कर रहे थे? आपके शहरी योजना लेकर आए थे। शहर की योजना मतलब ये शहर बसाना ज्यादा आसान समझते थे। इनको लगता था कि पूरा शहर ही बसा दिया जाए, एक नगर ही बसा दिया जाए। जो मध्यकाल में कुछ नगर हमने देखे थे, कुछ नगर बसाए गए थे शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा नगर बसाए गए थे। ऐसे कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि फ्रांसीसी शहरों में एक पुडुचेरी और एक चंदन नगर, फ्रांसीसी शहरों में एक पुडुचेरी और चंदन नगर पश्चिमी बंगाल का निर्माण आपके किसमें? कार्टेशियन ग्रिड योजना। इनकी योजना का नाम याद रखिएगा। ये मेंस में 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है। कार्टेशियन ग्रिड योजना। तो ये किनकी योजना थी? ये योजना थी आपकी फ्रांसीसियों की योजना थी। किनकी योजना थी प्यारे दोस्तों? ये फ्रांसीसियों की योजना देखने को हमको आपको मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा? और साथ ही साथ यहाँ पर वैज्ञानिक वास्तुकला, वैज्ञानिक वास्तुकला का उपयोग किया गया था। किनके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। तो कास्टेनियन ग्रिड योजना शहर को बनाने के लिए की जाती थी, शहरों को निर्मित करने के लिए की जाती थी, एक नया शहर बसाने के लिए किया जाता था। और इसके जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी थे आपके। फिर क्या कहा गया कि इन्होंने भव्य भवनों का निर्माण अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी किया था। मतलब ये बताना चाहते थे कि भाई हम कौन है। बड़े बड़े जो इमारत ये बनाते थे, बड़े बड़े किलों का निर्माण किया इन्होंने, सिर्फ इतना बताने के लिए कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं और पुर्तगाली हमारे सामने कुछ भी नहीं, ना अंग्रेज हमारे सामने कुछ भी है। सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा किया गया था, सत्ता की बात थी। फिर क्या लिखा कि उन्होंने अज्ञात वास्तुकला की अवधारणा भी प्रस्तुत की, जिसमें अग्रभाग मुख से अधिक अलंकरण और डिजाइन के बिना आधुनिक भवनों जैसे अवधारणा होती थी। तो याद रखिएगा, यह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। अज्ञात वास्तुकला का संबंध किनसे है? तो अज्ञात वास्तुकला का जो संबंध है सीधे सीधे फ्रांसीसियों से है। और यहां पर एक लास्ट पॉइंट है कि फ्रांसीसियों ने तटीय शहर भी बसाए, तट में बसाए शहर, जैसे एक माहे बसाया,
ये आज बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है। आपका कराईकल जो तमिलनाडु में है, ये भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया। यनम जो आंध्र प्रदेश में, ये भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया एक शहर है। अब इन तीनों की इमेज दिखा देता हूं आपको मैं। ये जो पहला आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये चर्च है। ये 2 चर्च यहाँ पर लाए गए हैं, 2 चर्च लगाए गए। जैसे पुडुचेरी में एक चर्च बनाया गया जिसका नाम था आपका सेक्रेड हार्ट चर्च। ये जो चर्च है, ये चर्च का नाम है सेक्रेड हार्ट चर्च है। और जो दूसरा चर्च आप देख रहे हैं, ये पुडुचेरी में ना, ये पुडुचेरी में है, ठीक है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, इस चर्च का नाम, ये जो चर्च आप देख रहे हैं, इस चर्च का नाम है आपका प्यारे दोस्तों सेक्रेड हार्ट चर्च। ये भी उसी के नाम पे है जो चंदन नगर पे है। ये चंदन नगर का सेक्रेड हार्ट चर्च है। चंदन नगर के सेक्रेड हार्ट चर्च। 2 चर्च यहाँ पर बनवाए गए किनके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। और साथ ही साथ जो माहे है, कराईकल है, यनम है, इनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है माहे जो केरल में है, एक बहुत फेमस टूरिज्म प्लेस है, आप जा सकते हैं घूमने। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी समुद्र तट पर बनाया गया था, इसका नाम है कराईकल। कराईकल जो तमिलनाडु पे है। और ये जो थर्ड लिखा वेलकम टू यनम, यनम जो आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप जा सकते हैं। ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे जगह है घूमने के लिए, बहुत प्यारी प्यारे यहाँ पर प्लेसेस छोटे छोटे हैं, लेकिन आप घूम सकते हैं। केरल में है ना, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ये आप घूम सकते हैं। माहे, कराईकल और यनम, ये बहुत प्यारे से बनाए गए। किनके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा बनाए गए ये शहर दिखने को मिलते हैं। फ्रांसीसी द्वारा बनाए गए शहर हमको आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। तो ये चीजें जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, फ्रांसीसी और आपके पुर्तगाली, इनके अलावा अभी खत्म नहीं हुए, इनके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आधुनिक काल में देखने को मिलता है। जैसे 2 बहुत फेमस पुरातात्विकविद थे, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ऐसे 7-8 है, मैं हर क्लास में 2-2 करके समझाता जाऊंगा। जैसे आज 2 लेके आऊं, एक मैं जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ेंगे और एक कनिंघम के बारे में पढ़ेंगे। सर जेम्स कनिंघम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो इनका जो समय बताया गया जेम्स प्रिंसेप का, ये 1799 से 1840 तक बताया गया। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। यानी कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जिन्होंने हासिल की थी, वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप, सर जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। अच्छा, सर जेम्स प्रिंसेप के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि वह एक अंग्रेज विद्वान थे और आपके पुरातत्वनिवेशी थे और जनरल ऑफ द आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक भी थे। याद रखिएगा, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक भी थे और संपादक भी थे, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट आता है कि उन्हें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों, अशोक के शिलालेखों के आपके उदाचन करने के लिए याद किया जाता है। मैंने आपसे क्या बोला था? इन्होंने पढ़ने में सफलता हासिल की थी और शायद वो समय आई वॉज 1838 के आसपास की बात है, 1838 या 39 में या 37, 1837 या 38 में इन्होंने पढ़ा था। किसको? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगर हम बात करें तो यहां पर निकल जाता है कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बनारस की टकसाल में महापारखी के रूप में काम किया था। महापारखी के रूप में, टकसाल जहां पर सिक्के बनाए जाते थे, तो यहां पर बनारस के टकसाल में महापारखी के रूप में काम किया था। उन्होंने 1822 में बनारस का सर्वेक्षण कर उनका सटीक मानचित्र भी तैयार किया था 1822 में। अच्छा, 1830 और 1834 के बीच रेखा चित्रों की श्रृंखला में बनारस जो है आपका इलस्ट्रेटेड को प्रकाशित किया था। मतलब बनारस के मानचित्र को बनाया था और उसको प्रकाशित भी किया था। किस नाम से? वो था आपका इलस्ट्रेटेड। तो ये कभी आपके उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आ सकता है इलस्ट्रेटेड के बारे में, 3 मार्क्स लिखने के लिए आ सकता है कि इलस्ट्रेटेड क्या है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, इलस्ट्रेटेड के बारे में। इलस्ट्रेटेड क्या है? कि वो एक मानचित्र है जो रेखा चित्रों की श्रृंखला को बनाया था, बनारस के लिए बनाया गया था। अच्छा, लास्ट निकल के आता है, यहाँ पर लास्ट निकल के आता है कि
उन्होंने वाट और माप की भारतीय प्रणाली में सुधार कर एक समान मुद्रांकन प्रचलित भी किया था। उन्होंने वाट और माप की भारतीय प्रणाली में, जो वाट होता है ना किलो वाला वाट, माप तौल वाला, उसी की बात है। वाट की माप की भारतीय प्रणाली में क्या कहता है, सुधार कर एक समान मुद्रांकन प्रचलित भी किया था। मतलब एक नया कुछ दिया होगा, कुछ नया बनाने का प्रयास किया होगा, किनके द्वारा, आपके जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे भारतीय शैली में, इनका बहुत बड़ा योगदान था आधुनिक काल में, है कि नहीं। तो चलिए इनके बारे में बात पढ़ते। फिर आते हैं आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी बहुत फेमस थे, इनका भी नाम बहुत फेमस है। इनका समय जो बताया गया 1814 टू 1893 बताया गया है, ठीक है। 1814 इनका जन्म था और 1893 इनकी मृत्यु थी। तो 1814 से 1893 बताया गया। अब ये कौन थे, तो याद रखिएगा ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे। सबसे पहले इनके बारे में पता करेंगे कि ये कौन थे। तो ये एक ब्रिटिश सेना में क्या थे, इंजीनियर थे, और उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए जाने पर 1861 में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के पद पर नियुक्त भी किया गया था। जब ये बनाया गया था, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, तो वहां पर 1861 में इनको क्या बनाया गया था, उसको पद पे नियुक्त किया गया था एज अ सर्वेक्षणकर्ता। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 1837 में सारनाथ में खुदाई कराई थी और बहुत सारी चीजें इन्होंने पाए थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांची की खुदाई कराई, और 1854 में द भिल्सा टॉप्स वास्तुशिल्पीय साक्ष्य पर आधारित बौद्ध धर्म का इतिहास प्रकाशित किया था। इन्होंने एक बुक्स भी द भिल्सा टॉप्स, ये याद रखिएगा, ये कभी आ जाए किनकी है, तो ये कनिंघम जी की है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या काम किया, तो यहां पर देखते हैं कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम के अन्य प्रमुख योगदान क्या क्या थे, उनके क्या क्या योगदान और थे, उन सभी के योगदान के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर योगदान में इनका निकल के आता है कि आपका कॉपर्स इंस्क्रिप्शनम, आपका एंडिकारम, ये बनाया था। दूसरा है द स्तूप ऑफ भरूच, तीसरा है द बुक ऑफ इंडियन एराज, ये फिर है आपका लद्दाख फिजिकल स्टैटिकल एंड हिस्टोरिकल विद द नोटिसेस ऑफ द सराउंडिंग कंट्रीज 1854 एंड द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया आदि शामिल है। मतलब ये सारी बुक इन्होंने लिखी थी, इनका योगदान है इन सारी जगह पर, इनको देखने को मिलता है। ये सारी जगह हम क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दो बहुत फेमस व्यक्ति, एक हमने जेम्स प्रिंसेप के बारे में जानकारी ली और सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी ली। इसकी सारनाथ की खुदाई किसने करवाई थी, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम में। उसके बाद सांची की खुदाई भी इन्होंने ही करवाई थी आपका। और 1854 में द भिल्सा टॉप्स, जो एक वास्तुशिल्पी साक्ष्य पर आधारित बौद्ध धर्म का इतिहास था, उसे भी प्रकाशित किया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बुक्स भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बुक्स भी इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई थी, प्रकाशित करवाई गई थी, और इसमें बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन, बहुत बेसिक जानकारी भी मिलती है। बहुत बेसिक सी जानकारी हम यहाँ पर इनके बारे में देख सकते हैं कि इनके बारे में जो भी यहाँ पर ऐतिहासिक लिखा हुआ है उनके बारे में हम देख सकते हैं। अच्छा, ये तो थी आज की क्लास जो आधुनिक पर थी बेस्ड पूरी तरह से। अब हम चलते हैं एक छोटा सा प्रमोशन की तरफ, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो अभी जुड़े हैं, अभी लास्ट की क्लास में जुड़े, मैं उनसे फिर से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर फाउंडेशन निश्चय बैच 11 लॉन्च कर दिया गया, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के थ्रू यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू की गाइडेंस सारी चीजें एक ही क्लास में मिलने वाली है, जिसकी प्राइस राशि मात्र 9,999 रखी गई है, और जिसकी वैलिडिटी पूरे के पूरे 24 मंथ्स के लिए रखी गई। कितने? 24 मंथ्स के लिए रखी गई है। और आप डीके लाइव कूपन कोड यूज करके इस प्राइस राशि को कम कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू बना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, फटाफट तरीके से। आइए देखते हैं इस कोर्स को परचेस कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है। ये हमारी वेबसाइट को जिस प्रकार से मिलेगी, स्टडी IQ PCS आप सर्च कर लीजिएगा, वेबसाइट मिल जाएगी। आप सीधे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ फ्रंट पे दिखेगा, एकदम क्लियरली दिखेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए, ये जैसे उत्तर प्रदेश का भी दिख रहा होगा आपको, बिहार का भी है, मध्य प्रदेश का भी है ना। यहाँ पर देखेंगे आपका ओडिशा का भी मिलेगा आपको, पंजाब का भी, ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओडिशा का मिल जाएगा आपको, हरियाणा से मिल जाएगा आपको, असम का मिल जाएगा आपको, पंजाब का मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा, इवन
महाराष्ट्र का भी मिल जाएगा। तो ये सारी जगह क्या किया गया है, ये फेस्टिवल चल रहा है। और यदि मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए यदि आप में से कोई व्यक्ति बिहार से है, ये मैंने आपको क्लिक किया बिहार में, ठीक है, ये बिहार में पहुंच गया हम। देखिए प्राइस राशि कितनी दिख रही है, 16,999 रुपए। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। देखिए वैलिडिटी कितनी दे रही है, 24 मंथ्स का दिखा रहा है। लाइव क्लासेस मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास जीएस मिलेगा, आपका सी सेट पूरा मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड प्रोमो कोड, और ऐड प्रोमो कोड में यहां पर जाना है, इंटर कूपन कोड में और डीके लाइव लिख देना। डीके लाइव लिखने के बाद सीधे अप्लाई करिएगा, और जैसे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये प्राइस राशि सीधे 7,000 रुपए घट जाएगी और मात्र 9,999 रुपए हो जाएगा। सिर्फ कितना डिस्टेंस दिया गया, 7,000 रुपए कम हो रहा है प्राइस राशि में। देखिए एक्चुअल प्राइस 35,000 रुपए था, 16,999 मिल रहा है। आप डीके लाइव कूपन कोड लगाएंगे, प्राइस राशि 9,999 हो जाएगी 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ। फटाफट जाके परचेस कर लो, बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना। और आपको और डिटेल चाहिए तो आप उसी के नीचे चले जाइए, तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टेक्ट विद आवर टीम, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये फीचर्स आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर हमारे द्वारा फीचर देंगे कि 1,000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी जो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगी, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्रक्स नोट्स मिलेगा जो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, मेंटोरशिप मिलेगा, पर्सनल आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्विक रिवीजन के लिए, स्पेशल फोकस ऑन बिहार मिलेगा जैसे आप मैंने बिहार का क्लिक किया है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा आपको, वीकली करंट अफेयर सेशन मिलेगा, है ना, आपका मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलेगा, ऐसे राइटिंग मिलेगा जो मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा आपको, ठीक है, कवर सी सेट करेंगे, स्पेशल फोकस ऑन हिंदी जो मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा आपको, प्रीलिम्स मिलेगा, बहुत सारी चीज। आप हमारे ऑथर के बारे में जान सकते हैं, ये सारे फैकल्टीज हमारे यहाँ पर, सारे फैकल्टीज के बारे में आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस कोर्स को परचेस कर लीजिएगा क्या समय जाने से पहले। क्लियर है? चलिए तो हम फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और इसके पार्ट 2 यानी कि मॉडर्न आर्ट के क्लास 2 की बात करें जिसमें अंग्रेजी प्रभाव हम पढ़ेंगे, तो उस पर भी आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले लाइक कर जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए हिंदी बाय दुर्गेश मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक और पीडीएफ भी आपको ऑन टाइम वहां पर मिल जाएंगी। क्लियर है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो पे।